आज का पहला आर्टिकल नाविक से रिलेटेड है। नाविक क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, इसका पहले नाम इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट था, जिसे इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम कहा जाता था। इसको 2016 में रीनेम कर दिया गया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और 2013 में इसे फर्स्ट सैटेलाइट इसका लॉन्च किया गया था। ये जीपीएस की तरह वर्क करता है। तो पहला आर्टिकल इसको देखेंगे, फिर देखेंगे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे सेबी स्टेबलाइज हुई, और सैट क्या चीज़ है, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या चीज़ है, किसकी जुरिडिक्शन कहाँ तक है, और नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे हम सीबीआई के बारे में। तो पहला आर्टिकल जो हमारा फ्रंट पेज से रिलेटेड है वो है, एलजी ने कहा है, सीबीआई को सजेस्ट किया है कि जो फेक ड्रग की सप्लाई होती है दिल्ली में, तो उस पर सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं एलजी के द्वारा ये प्रूव करने को कहा गया है। देखो आप, अलीग्ड सप्लाई मतलब एक आरोप लगाया गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट रन जो हॉस्पिटल हैं उसमें जो फेक ड्रग्स है उनकी सप्लाई की जाती है। फेक ड्रग्स कैसे होते हैं? देखो, जैसे कोई जेनरिक ड्रग है, उस जेनरिक ड्रग जो बनाती है कंपनी, उसका कोई लाइसेंस नहीं है, ठीक है, ये फेक ड्रग हो गया। मे बी उस फेक ड्रग में जो है वो बात नहीं है, वो क्या कहते हैं, सॉल्ट नहीं है जो होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें फेक ड्रग के अंदर आती हैं। तो ये दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, क्योंकि एलजी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, आप अच्छे से जानते हैं, उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। देखो, एलजी को जो शपथ दिलाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रेसिडेंट के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। और एलजी जो है नुमाइंदा होता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का नुमाइंदे का मतलब हो गया कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। तो हम सीबीआई के कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। वैसे आपको ये सब पता होंगे, मगर थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं। देखो, सीबीआई जो स्टेबलाइज हुआ था, उसको स्टेबलाइज किया गया था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से रिलेटेड एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था सांता नाम कमेटी। आपको ये पता होना चाहिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी इसी की रिकमेंडेशन पर किया गया था। तो आपको यहाँ लिख लेना है सीवीसी प्लस जो है सीबीआई, जो दोनों स्टेबलाइज किए गए, ये सांता नाम कमेटी थी जो बनाई गई थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए, मतलब करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए 1962-64 में। ये आपको 110% पता होना चाहिए। सीबीआई एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, मतलब इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं है, ये डिफरेंट एक्ट से अपनी पावर ड्राइव करती है। मतलब देखो, पहला जो एक्ट है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेबलाइजमेंट एक्ट 1946, दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेबलाइजमेंट एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग क्या है कि आप जो करप्शन से रिलेटेड हैं वो चार्जेस देखेंगे। देखो क्या होता था, आज़ादी से पहले एक बॉडी बनाई गई थी जो बॉडी जो है वो करप्शन के केसेस देखती थी। उस करप्शन के केसेस में कौन इन्वॉल्व है, इंडियन लोग थे उनको उसमें फंसाया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स जो है हमारे इंडियंस को फंसा देते थे। धीरे धीरे वो बॉडी डेवलप हुई, एक इन्वेस्टिगेशन विंग बनी। फिर उसके बाद आज़ादी के बाद क्या हुआ कि सांता नाम कमेटी आई, फिर उसके बाद सीबीआई को नॉन स्टेचुटरी बॉडी बनाया गया, और ये ड्राइव करती है अपनी पावर डिफरेंट एक्ट से। कुछ पावर ड्राइव करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेबलाइजमेंट एक्ट 1946 से, ठीक है। देखो सीबीआई, देखो कुछ तो सुमोटो केस में इन्वेस्टिगेशन करती है, और कुछ केसेस में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लेना पड़ती है। देखो क्या होता है, अभी आपने जनरल कंसेंट सुना होगा, बहुत वर्ड ये चर्चा में रहा। जनरल कंसेंट क्या होता है कि जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन किसी स्टेट में करने जाएगी और मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर करप्शन के आरोप हैं, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट से एक कंसेंट लेना पड़ती है कि आपके एम्प्लॉय पे हम ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, क्या आप हमें इजाज़त देते हैं? अगर इजाज़त देते हैं तो हमें इन्वेस्टिगेशन विंग देंगे, पुलिस हमें देंगे, हमें अदर चीज़ें देंगे। तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने कहा कि हम जनरल कंसेंट आपको नहीं देते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो एम्प्लॉय के खिलाफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट के, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, मान लो कोई आईएएस है, आईपीएस है, कोई अदर चीज़ें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के विंग्स स्टेट में स्टेबलाइज हैं, उस केस में क्या होगा, सीबीआई के द्वारा कंसेंट स्टेट की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरल कंसेंट उस केस में भी काम नहीं करती है अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दिया जाता है कि आप जाइए और स्टेट गवर्नमेंट के इस एमएलए के खिलाफ अगर चार्जेस हैं तो आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो इस केसेस में भी
जनरल कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अक्सर क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए अथोराइज करती है। देखो अगर आप ये पढ़ोगे तो यहाँ पर अगर आप इस मैप में पढ़ोगे तो नीचे पढ़ोगे सीबीआई नीड पीरियड अप्रूवल टू सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर टेकिंग इंक्वायरी। देखो इसीलिए क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक केज्ड पैरेट कहा। केज्ड पैरेट क्या होता है, जो पैरेट हमारा नेट के अंदर बंद होता है, जाल के अंदर होता है, उसे केज्ड पैरेट कहते हैं। तो सीबीआई एक बंद तोते के समान है, ठीक है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसका यूज करना चाहती यूज करती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का मन होता है किसी को छोड़ दे, अगर उसकी पार्टी में शामिल हो गया तो छोड़ देती। तो इस तरह के अपोजिशन के द्वारा एलिगेशन लगाए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे अपोजिशन पार्टी कहती हैं कि सीबीआई का मिसयूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस आर्टिकल में है वो ये चीज है, सीबीआई का डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है। देखो सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा में, और सीजेआई होता है। तो देखो कितनी इम्पार्शियल कमेटी है, मतलब इस कमेटी में पार्शियलिटी तो दिखती नहीं। देखो सीजेआई क्या हो गया, जुडिशरी का मेंबर हो गया, इस पे दबाव नहीं डाला जा सकता। लीडर ऑफ अपोजिशन जो हो गया, अपोजिशन का मेंबर हो गया, इस पे दबाव बहुत एक्सेप्शनल केसेस में डाला जा सकता। और प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का मेंबर हो। तो यही कमेटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए बनाई गई थी, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए जो कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू। अब आपको मैंने ये बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कमेटी में कौन कौन से मेंबर है, तो बस आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कमेटी में कौन कौन से मेंबर हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को चूज करते हैं। तो आप मुझे बस इतना कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारी वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है कि हमारा एल्गोरिथम में आ जाता है, और दूसरी चीज अगर लाइक नहीं करते हैं तो आप कमेंट में हमें सजेस्ट कर दीजिए कि हम अपनी वीडियो को कैसे इंप्रूव करें, ठीक है। तो ये हमने सीबीआई से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस किया। सीबीआई का मैंने A to Z आपको बता दिया छोटे छोटे शब्दों में मैप के थ्रू। ये मैं मैप जो है टेलीग्राम चैनल पर भी आपको शेयर कर दूंगा। अगला आर्टिकल है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में। देखो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है ये जीपीएस की तरह वर्क करता है। जैसे आपके मोबाइल में जीपीएस होता है तो गूगल मैप आप खोलते हैं तो आप उससे रास्ता देखते हैं कहाँ आपको जाना है, कौन सी शॉप कहाँ पर है। इसी तरह से सेम ये एक्यूरेट रियल टाइम पोजिशनिंग सिस्टम है और ये एक्यूरेट बेस पे वर्क करेगा। ये एक्सटेंड है अप टू 1500 किलोमीटर फ्रॉम आवर बाउंड्री, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूपीएससी ने जो 2018 में क्वेश्चन पूछा था या 2020 में, उसमें कहा था कि जो इंडियन नेविगेशन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ये 5500 किलोमीटर तक की दूरी को तय करेगा, मतलब वहां तक की हम देख सकते हैं। मगर ये गलत है, वो ऑप्शन वहीं गलत हो गया था, तो आंसर निकालना बहुत ईजी हो गया था। तो एक एक चीज जो हम पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब नेविगेशन कॉन्स्टलेशन मतलब नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन में कितने सैटेलाइट है, तो देखो इसमें 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। आप सोचेंगे ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मगर यूपीएससी ने ये एक स्टेटमेंट डाला था, डायरेक्ट इतना इजी स्टेटमेंट डाला था। ये डाला, देखो कुछ क्वेश्चन इसलिए इजी डाले जाते हैं कि आपको लगे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट हो रहा है, मगर कुछ क्वेश्चन इतने टफ होते हैं कि आपको लगेगा कि पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप जो भी चीज़ पढ़िए अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होते हैं, देखो मैंने आपको ये पहले भी डिस्कस किया होलिस्टिकली, फिर से डिस्कस कर देता हूं। देखो ये हमारा प्यारा अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है। तो जो इक्वेटर के अगल बगल सैटेलाइट घूमते हैं, जैसे इक्वेटर के ऐसे सैटेलाइट घूमेंगे कुछ, तो ये जो इक्वेटर के 7 सैटेलाइट चलते हैं, मतलब अर्थ की स्पीड से जो चलते हैं, और वो बिल्कुल हर समय एक टाइम पर एक ही जगह दिखेंगे। अगर 10 बजे वो भारत पर दिख रहे हैं तो 10 ही बजे अगले दिन भी भारत पर दिखेंगे। 11 बजे अगर यूएसए पे दिख रहे हैं तो 11 बजे यूएसए पे दिखेंगे। तो ये इक्वेटर पे चलते हैं, एकदम सीधी डायरेक्शन में चलते हैं। अगर ये नॉर्थ टू साउथ बना लो और ये ईस्ट टू वेस्ट बना लो, ये ईस्ट और ये वेस्ट। और जो होते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, वो सिंक्रोनाइज होते हैं। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि अर्थ की रोटेशन से सिंक्रोनस कर दिए जाते हैं। तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होते हैं, वो इस तरह से चलते हैं। तो जियो थोड़ा सा टिल्टेड होते हैं, अप्रॉक्स 23 डिग्री या 29 डिग्री टिल्टेड होते हैं। ये 8 तरह के होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, थोड़ा सा टिल्टेड और हो सकते हैं। ये मेनली कवर करते हैं पोलर रीजन को।
पोलर रीजन को कवर करने के लिए। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कितने सैटेलाइट थे? 3 सैटेलाइट। और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में कितने सैटेलाइट थे? 4 सैटेलाइट। इनकी जो है टाइमिंग बदलती भी रहती है, अगर जब चाहें तो रिमोट सेंसिंग के थ्रू बदल सकते हैं, मगर जो इक्वेटर पर होते हैं उनकी टाइमिंग नहीं बदली जाती। तो ये सब चीज़ आप याद रखना। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। एप्लीकेशन क्या है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का? देखो इसका एप्लीकेशन बहुत सारे फील्ड में, टेरिस्टेरियल फील्ड में, जैसे हम किसी जगह को देखना चाहते हैं, जैसे जब कारगिल वार हुई थी तो अमेरिका ने अपना जीपीएस देने से मना कर दिया था, तो उस केस में इंडिया को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, रसिया का जीपीएस यूज़ किया था। तो टेरिस्टेरियल हम देख सकते हैं कौन सी पोजीशन कहाँ पर है, एरियल और मैरीटाइम नेविगेशन कर सकते हैं, मतलब मैरीटाइम में कौन कौन से शिप कहाँ खड़े हैं। थोड़ा सा लैगिंग होता है, जितना जितना एडवांस होता जाएगा तो आप रियल टाइम पर देखते जाएंगे कौन सी पोजीशन कहाँ पर है। डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं, कहीं डिजास्टर आया तो कितनी तेज़ी से वहाँ पर सर्विसेज पहुँचाई जाए, कितना टाइम लगेगा। व्हीकल को ट्रैक करने में तो मैंने आपको बता ही दिया, गैजेट में यूज़ हो जाता है, मैपिंग में यूज़ होता है। देखो अमेरिका का जो जीपीएस है उसमें 24 सैटेलाइट है और हमारे पास केवल 7 सैटेलाइट है। 8वां सैटेलाइट 2018 में लॉन्च किया गया था, मगर वो 8वां सैटेलाइट फेल हो गया था, तो इसीलिए अभी हमारे नेविगेशन सिस्टम में 7 सैटेलाइट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये जियो अर्थ ऑर्बिट पर दिखाया, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट दिखाया, टेढ़ा होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, और साहब इतना याद रखिए। ठीक है, अब नाविक के बारे में टोटल डिस्कशन कर लेते हैं। देखो टोटल 8 सैटेलाइट थे, मगर जो अब इसमें 7 ही बजे, 8वां सैटेलाइट था जो खराब हो गया। 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और 4 सैटेलाइट जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 2013 में, ये आपको डेट जरूर याद होना चाहिए, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, मैं ये नहीं कह सकता ये नहीं पूछेगा। और 8th सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 2018 में, मगर जब 7th सैटेलाइट लॉन्च किया था और इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम ने काम करना स्टार्ट किया था, तब इसका नाम रीनेम कर दिया गया था 2016 में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नाविक। नाविक का क्या मतलब है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, और इसको रिकॉग्नाइज किया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने। देखो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंटरनेशनल कंट्री किसी को रिकॉग्नाइज करती है, इसका मतलब है कि आप जो यूज़ कर रहे हैं सिस्टम वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, तो रिकॉग्नाइज करने का मतलब हो गया ये। ठीक है, अब पोटेंशियल क्या है मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया। टेरिस्टेरियल इसका एप्लीकेशन है, एरियल, मरीन, डिजास्टर मैनेजमेंट में, व्हीकल ट्रैकिंग में, मोबाइल फ़ोन के ट्रैकिंग में, एटीएम में भी लगा होता है जीपीएस। आप देखते हैं चोर कभी लेकर भाग जाते हैं तो आपने सुना होगा जीपीएस की सहायता से उसे पकड़ा गया, तो इस तरह की न्यूज़ें निकल कर आती हैं। मैपिंग और गैजेट में तो यूज़ होता ही होता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया, एडवांटेज क्या बताया गया। रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है, मतलब ये 1500 किलोमीटर तक की एरिया को कवर करेगा और हमारे ये नेविगेशन में मदद करेगा और हमारी सिक्योरिटी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ग्राउंड स्टेशन, मतलब बहुत जगह जैसे जापान, फ्रांस और रसिया में हर कहीं पर ग्राउंड स्टेशन लगाए जा रहे हैं, जिससे क्या होगा, एक्यूरेसी और कवरेज जो है नाविक का बढ़ जाएगा। जब ग्राउंड स्टेशन लगाए जाएंगे तो उससे क्या होगा, कनेक्शन बनता है। कनेक्शन बनने से क्या होता है कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। सिग्नल रिसेप्शन, मतलब कि कितनी डिग्री सिग्नल से आ रहा है, कितने जल्दी हम सिग्नल को पेनिट्रेट कर पा रहे हैं। अवेलेबिलिटी, ये इंडियन रीजन में अवेलेबल होगा, कुछ आस पड़ोस की कंट्री भी इससे बेनिफिट उठा सकती हैं। अब क्या है कि कौन कौन सी कंट्री में कौन कौन से सैटेलाइट चल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये आप रट लेना, बिल्कुल आप कहीं लिख लेना, डे टू डे आज जैसे देख लेना। जीपीएस आप जानते ही हैं यूएसए का है, हर मोबाइल में मिलेगा, चाहे एप्पल हो चाहे एंड्रॉयड हो। ग्लोनास रसिया का है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, विदाओ चाइना का है, और 2 रीजनल सैटेलाइट है। देखो ये ग्लोबल हैं, ग्लोबल का मतलब है ये पूरे अर्थ को कवर कर रहे हैं। ठीक है, पूरे अर्थ को। ये रीजनल है 2, नाविक और क्यूजेड जापान का। ये रीजनल क्यों है, ये देखो 1500 कर रहा है, ये भी कुछ लिमिटेड ही करता होगा। अब आप क्वेश्चन देख लो, ये देखो 2023 में क्वेश्चन आया, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ इट्स ओन सैटेलाइट सिस्टम, इनमें से किस कंट्री के पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है। तो अभी हमने जापान पढ़ा, जापान के पास है, और इनमें से ऊपर किसी के पास नहीं, डी। ठीक है, देखो ये चीज़ वही बात इन्होंने फिर बता दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी के द्वारा 2018 में पूछा गया था। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हैज़ 3 सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी, 4 सैटेलाइट इन जियो सिंक्रोनस। मैंने बताया आपको पूछा गया था, तो पहला सही हो गया, तो ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कवर इंटायर इंडिया अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड द बॉर्डर। ये गलत हो गया, मैंने बताया 1500 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये भी चला गया, तो पहला ये ऑप्शन बचा। ठीक है, पहला क्लियर हो गया आपका,
तो पहला आंसर हो गया। तो इस तरह से होता है। ये क्या सैटेलाइट सिस्टम फुल ग्लोबल कवरेज बाय 2019, ये गलत है, ग्लोबल कवरेज तो अभी तक इसने किया ही नहीं है। ठीक है, ये नाविक के बारे में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। देखो क्या हुआ है, अभी जो हमारी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी, जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, उसने कहा है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में क्या हो सकता है, लोन को मास्क किया जा सकता है। देखो क्या होता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, एक प्राइवेट पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड होता है। अब प्राइवेट पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड का क्या मतलब है कि बहुत सारे इन्वेस्टर, देसी विदेशी, इंडियन, फॉरेनर, इसमें आके पूल्ड कर देते हैं, पैसा को डाल देते हैं, और ये पैसा जो डाला जाता है इसे एज अ कंपनी भी स्टेबलाइज किया जा सकता है, ठीक है, एज अ ट्रस्ट भी स्टेबलाइज किया जा सकता है, और अदर तरह से भी स्टेबलाइज किया जा सकता है। तो इसमें जो पैसा पड़ा होता है ये कंपनियों में इन्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ये लोग पैसा डालते हैं, मे बी इन्होंने किसी से लोन लेके डाला हो, तो यही कंसर्न जताया है सेबी ने कि क्या होता है कि लोन को मास्क कर दिया जाता है। देखो यहाँ लिखा है, यूज टू मास्क लोन इन फाइनेंशियल सिस्टम, तो यही चीज़ बताई गई। मगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है और सेबी क्या है, किस तरह से वर्क करती है, और सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल कहाँ से आया। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके एग्जाम के लिए। ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का फंड है, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, पूल्ड कर दिया जाता है। एनी फंड स्टेबलाइज इन इंडिया, मतलब अल्टरनेटिव फंड कुछ भी हो सकता है जो स्टेबलाइज किया गया हो इंडिया में। ये प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट होता है, कलेक्टेड फंड होता है, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर होते हैं इंडिया और फॉरेन से। यहाँ पर मैंने देखो टिक इसीलिए किया है कि आपको लगेगा ये इंडिया में स्टेबलाइज होता है तो केवल इंडिया के इन्वेस्टर होंगे, नहीं, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी होते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, ये जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ये उसी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनीज की जो कैटेगरी सेबी ने स्पेसिफाइड की हो। मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ऐसा नहीं है आप किसी भी कंपनी में जाइए और इन्वेस्ट कर दीजिए और पैसा कमाइए और चले जाइए, नहीं, एक कैटेगरी डिसाइड कर दी है सेबी ने, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, आपसे एग्जामिनर प्रीलिम्स में क्वेश्चन डालता है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ऐसा फंड है जो प्राइवेटली पूल्ड किया जाता है और सेबी के अंडर में आता है और ऑल कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। देखो इतना लंबा स्टेटमेंट उसने बनाया, अब आप ये ऑल नहीं पढ़ पाएंगे, तो यही गलत हो जाएगा ऑप्शन। ये स्पेसिफाइड कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। ये रेगुलेशन किस पे वर्क करता है, ये सेबी के रेगुलेशन जो टाइम टू टाइम आते रहते हैं बदल बदल कर, ये 2012 के जो रेगुलेशन हैं उस पर वर्क करता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को या फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को एज अ कंपनी स्टेबलाइज किया जा सकता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप स्टेबलाइज किया जा सकता है, ट्रस्ट फंड किया जा सकता है। देखो कंपनी क्यों स्टेबलाइज किया जा सकता है, जैसे मान लो ये पूल है, अब इसमें बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कंपनी है, इसमें बहुत सारी स्पेशल एम्प्लॉय हैं जो इन्वेस्ट करेंगे, तो एज अ कंपनी तो आराम से बना सकते हैं इसे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हायर रिस्क होता है। देखो ऑप्शन इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर, वही बात बताई गई है, फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर दोनों होते हैं। इसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा मिलेंगे जिनकी पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जैसे राकेश झुनझुनवाला, बहुत अदर लोग जो हैं, इनके जो पैसा है वो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की कहानी थी, किस तरह से वर्क करता है, कैसे कंपनी की तरह स्टेबलाइज किया जा सकता है और कैसे सेबी ने जो है स्पेसिफाइड कैटेगरी के कंपनी में ही इन्वेस्ट करने की इजाज़त दी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वेंचर कैपिटल फंड, जो आर्टिकल आया था इसमें वेंचर कैपिटल फंड का भी जिक्र था। देखो वेंचर कैपिटल फंड भी एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है। इसमें क्या किया जाता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं अपना पैसा पूल करते हैं और पूल करने के बाद ये मेनली क्या करते हैं, हाई रिस्क कैटेगरी, हाई रिस्क रिटर्न वाली अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करते हैं। वेंचर कैपिटल फंड की क्या खासियत होती है, जो कंपनी स्टार्टअप होती हैं उसमें जाकर इन्वेस्ट कर देते हैं और हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न होता है। अब जब हाई रिटर्न की बात आती है तो इसमें क्या होता है, रिस्क लेने को ये तैयार होते हैं। इससे क्या होता है, जो स्टार्टअप होती है, मान लो स्टार्टअप कंपनी है रामू,
और रामू ने एक कंपनी बनाई, उसे फंड की जरूरत है तो वेंचर इन्वेस्टर के पास जाएगा। वेंचर इन्वेस्टर इसका आइडिया देखेंगे और अपना जो फंड है वो इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की कैटेगरी बताई है। देखो कैटेगरी 1 में ये आता है, कैटेगरी 2 में ये आता है, कैटेगरी 3 में ये आता है। ये हमारे यूज़ का नहीं है, हम इसे मेंस में भी और प्री में भी यूज़ नहीं कर सकते। अब सेबी के बारे में देख लेते हैं। देखो जब कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी 1947 में, तब उस टाइम पर कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज ये वर्क करता था। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। ये अपनी ड्राइव करता था पावर कैपिटल इशूज कंट्रोलर एक्ट 1947 से, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, रिजोल्यूशन के थ्रू 1988 में सेबी बनाया गया। स्टार्टिंग में सेबी एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी था, आपको ये पता होना चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन बहुत डालता है कि सेबी एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी था, फिर इसे एक स्टेचुटरी बॉडी बनाया गया सेबी एक्ट के थ्रू। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। तो इस तरह के आपको माइंड में गणना करते रहना चाहिए। स्टेचुटरी स्टेटस प्राप्त हुआ इसे सेबी एक्ट 1992 से। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्ट्रक्चर में क्या है सेबी के अंदर एक सेबी बोर्ड होता है जिसमें चेयरमैन होते हैं और सेवरल अदर मेंबर होते हैं जो पार्ट टाइम और फुल टाइम होते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो है ये सेबी क्या करती है, बहुत सारी कमेटीज़ का अपॉइंटमेंट करती है टाइम टू टाइम, जैसे कैपिटल से रिलेटेड, इन्वेस्टर से रिलेटेड, और किसी कंपनी को आईपीओ इशू होना है तो किस तरह से आईपीओ इशू होगा, इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो रूल और रेगुलेशन का काम सेबी का है और बहुत सारी कमेटी बनाता है। देखो सेबी का ही एक्ट था सेबी एक्ट 1992। इसी सेबी एक्ट के थ्रू एक सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया। सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल एक स्टेचुटरी बॉडी है जो जिसके पास सिविल कोड की पावर है। ट्रिब्यूनल का मतलब हो गया कि जो सिक्योरिटी से रिलेटेड केसेस हैं उनको सॉल्व करती है। कैसे सॉल्व करती है, जैसे मान लो कोई रूल और रेगुलेशन बनाया, कोई नया रूल ला दिया सेबी ने कहा आज से जो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एक एज्यूम कर रहे हैं ये सिचुएशन है, तो क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टर खिसिया जाएंगे, वो सेबी के इस जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होंगे, एग्रीव्ड होंगे, परेशान होंगे, वो सेट के पास जाएंगे। सेट से भी अगर सोल्यूशन उन्हें नहीं मिला तो आखिरी अपील हाई कोर्ट में ना होते हुए सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये याद रखने का पॉइंट है, क्योंकि अपील जो है हाई कोर्ट में नहीं जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही है। अब देखो ये सिविल कोर्ट की पावर भी रखता है। इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और 2 अदर मेंबर होते हैं। अब देखो सेट के बारे में कुछ बताया गया। सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल एक स्टेचुटरी बॉडी है। ये अपनी अथॉरिटी या पावर ड्राइव करता है सेबी एक्ट 1992 से। ये अगेंस्ट ऑर्डर पास बाई सिक्योरिटी, मतलब जो सेबी एक्ट ऑर्डर इशू करती है उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में आप सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अगर आप सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी सेटिस्फाई नहीं है तो एट द एंड आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस तरह से सेबी मतलब सेट वर्क करता है, ठीक है। 2014 के बाद से क्या हुआ, सेट ने सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने केसेस को डिस्पोज करना और अपील को सुनना पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केसेस। मतलब आप अगर पेंशन से रिलेटेड आपका कोई केस है तो आप अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप सेट में अपील कर सकते हैं। मतलब पीएफआरडी की अपील सेट में कर सकते हैं और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आप सेटिस्फाई नहीं है तब भी कर सकते। मतलब सेट जो है बहुत सारे फील्ड में फैला हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको ईजी लग सकता है मगर जब क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपसे नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। अब पावर क्या है, सेबी के पास क्वासी लेजिस्लेटिव और क्वासी जुडिशियल पावर। मैंने बताया ना, सेबी अपने क्वासी का मतलब होता है एक लिमिटेड डोमेन, मतलब आप लिमिटेड डोमेन में लॉ बना सकते हैं। जैसे पार्लियामेंट क्या है, पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाती है, मगर क्वासी यहाँ वर्ड हो गया तो आपके पास एक लिमिटेड डोमेन दे दिया ताकि आप डे टू डे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना जाएं। तो उस लिमिटेड डोमेन में आप लॉ बनाइए और जुडिशियल एक्ट कीजिए। जुडिशियल एक्ट मैंने आपको बताया, सेबी के पास कोई केस आया तो उस केस में सेबी जो जजमेंट देता है तो वही तो जुडिशियल एक्ट हो गया, तो उसी को हम क्वासी जुडिशियल कहते हैं। लिमिटेड डोमेन में आप सिक्योरिटी से रिलेटेड केसेस ही देख सकते हैं। अगर आप इससे बाहर जाएंगे तो आप पर जुर्माना लग सकता है, आपको चेयरमैन को लताड़ा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा। तो इससे रिलेटेड हमने ये आर्टिकल डिस्कस किए।
ये फंक्शन इशूज के बारे में बताइए, इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इससे रिलेटेड हमने सारे आर्टिकल डिस्कस किए। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। प्रीलिम जैसे जैसे पास आ रहा है हमारा डिस्कशन और हेल्दी होता जा रहा है। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह का डिस्कशन चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। आप मुझे टेलीग्राम चैनल @WASIH34 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल जो टेलीग्राम के हैं उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।